गुड मॉर्निंग डैडी। ओह टोनी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटे? बिल्कुल फिट। लेकिन आज अचानक ऑफिस कैसे आ गए? अरे भाई, बरसों के बाद कल तुम अमेरिका से लौटे हो। अरे जरा दोस्तों के साथ घूम फिर लेते। ये काम का तो चलता ही रहता है। यू नो इट वेरी वेल डैड, मैं काम के बिना रह नहीं सकता। आई गॉट टू कीप ऑन डूइंग समथिंग। ओह, और फिर दोस्तों से मिलना तो लगा ही रहेगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। साथ वाली कैबिन तुम्हारे लिए तैयार है, चलकर देख लो और शुरू हो जाओ। वो सब कल देख लूंगा। फिलहाल मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है, बोलो क्या बात है? डैडी, जब से मैं हिंदुस्तान आया हूं मैं देख रहा हूं कि आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। What's the matter? Is everything okay? Come on, Dad. You got to tell me at least. Come on. Hello, Brenda. No more phone calls and visitors for me for a while, okay? Tony, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी इस मामले में इन्वॉल्व करूं, लेकिन अब जब तुम खुद ही पूछ ही रहे हो तो मैं समझता हूं कि तुम जितनी जल्दी इस बात को जान लो और समझ लो, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बात क्या है डैड? बेटे, इतनी मेहनत के बाद बनाया हुआ ये कारोबार, ये बिजनेस एम्पायर, ये दौलत, ये शान शौकत, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे हाथ से निकल जाएगा। What? ये आप क्या कह रहे हैं? बेटे, मैं कई दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शायद तुम कोई रास्ता निकालो, वरना वो आदमी हमें खत्म कर देगा। कौन? कौन हमें खत्म कर देगा? धवन। धवन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक प्राणलाल धवन। वो बिल्डिंग देख रहे हो? वो है धवन हाउस। बरसों से मेरे अंदर चुभा हुआ ये कांटा जब तक मैं निकाल कर बाहर नहीं फेंकूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप परेशान मत होइए, आप आराम से बैठ जाइए, जस्ट रिलैक्स, और मुझे पूरी बात अच्छी तरह से समझाइए। प्राणलाल धवन एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी है और बहुत ही खतरनाक भी। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। एक छोटे से केमिकल के धंधे से शुरुआत करके वो आज एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक बन गया है। उसके लिए उसका शैतानी दिमाग और पैसा बनाने की हवस दोनों काम कर रहे हैं। दूसरी कंपनियों को कमजोर बना के खुद को ताकतवर बनाने के लिए वो हर तरह के जायज और नाजायज हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कितनी कंपनियों को उसने दिवालिया बना दिया, कितने आबाद लोगों को बर्बाद करके सड़कों पर ला दिया। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था, इसीलिए वो नए नए तरीके इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचा रहा था। कैसा नुकसान? बेटे, उसने अपने आदमी हमारे ऑफिस, हमारी फैक्ट्रियों में लगा दिए थे ताकि हमारे राज आए दिन वो उन तक पहुंचा सके, या फैक्ट्री में हड़ताल करके या किसी भी तरीके से नुकसान करके हमें चोट पहुंचा सके। और आप ये सब कुछ चुपचाप आज तक सहते रहे? नहीं बेटे, ऐसे नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन उसके पास आदमी है ये सब काम करने के लिए, और वो सब इन कामों में माहिर हैं। उनका सरदार और धवन का राइट हैंड मैन वो है जिमी तिवारी। शैतानों का शागिर्द है बेटे ये तिवारी। वक्त आने पर खून की होली भी खेल सकता है। ऐसे लोगों से कौन मुकाबला कर सकता है? हम करेंगे, उसके साथ मुकाबला हम करेंगे। धवन के साथ शैतानी शतरंज की बिसात भी हम बिछाएंगे, और वक्त आने पर जिमी तिवारी के साथ खून की होली भी हम खेलेंगे। जहर ही जहर को काटता है डैडी, और फिर दिमागी खेल किसी एक के बाप की जागीर तो नहीं। वही खेल हम भी खेलेंगे, और अगर हमारी जेब में पैसा है तो इस देश में जिमी तिवारियों की कोई कमी नहीं। धवन के परिवार में और कौन कौन है? यही तो कमाल की बात है बेटे।
कि पैसे के पीछे अंधी दौड़ लगाने वाले उस बंदे के परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी दौलत को भोग सका हो। उसकी पहली पत्नी उसकी उपेक्षा का शिकार होकर मर गई। उसकी दूसरी पत्नी कुछ वर्षों पहले उसके वहशीपन से घबरा कर भाग गई और आज तक उसका कोई पता नहीं। उसके 2 बेटे हैं। पहला बेटा पागल है, मेंटली इम्बैलेंस्ड, और दूसरा बेटा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी हर हरकत अपने बाप को परेशान करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए होती है। यही एक बात है जो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाती है। मेरे कलेजे को तो ठंडक धवन हाउस की राख ठंडी होने के बाद ही मिलेगी डैडी। मेरा नाम है धवन, प्राणलाल धवन। आई एम ए बैड लूजर। जिमी, आई मस्ट विन। मुझे किसी भी हाल में जीतना है। लेकिन सर उनकी डील फाइनल हो चुकी है। जिमी सोलंकी की लालवानी के साथ इतनी बड़ी डील फाइनल भी हुई और तुम्हें पता भी नहीं चला। लगता है तुम्हारे आदमियों को अब तुम्हारा खौफ नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है सर, मेरे सभी आदमी जानते हैं कि किसी भी गफलत का क्या अंजाम हो सकता है। दरअसल सारा काम इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को इसकी भनक ही नहीं पड़ी। वैसे भी जिमी, नेगोशिएशन में सोलंकी कई बार लालवानी से मिला होगा। एग्रीमेंट डीड के पेपर ऑफिस में साइन भी कराए गए होंगे, टाइप भी कराए गए होंगे। सोलंकी ने वो पेपर अपने सॉलिसिटर को भी दिखाए होंगे। सोलंकी ने कई बार साइट पर विजिट भी किया होगा और तब जाके ये डील फाइनल हुई होगी। इतना सब हो जाने के बाद तुम कहते हो कि ऑफिस में किसी को कुछ पता ही नहीं चला? बिल्कुल सर, सोलंकी ने इस बार बहुत होशियारी से काम किया है। उसने सारे पेपर्स टाइपिस्ट को अपने केबिन में बुलाकर अपने सामने टाइप करवाए। सारी फाइलें उसने अपने सामने अपने केबिन में ही रखी हैं। लालवानी से वो जब भी मिलने गया खुद ड्राइव करके गया और कोई भी मीटिंग उसके ऑफिस में नहीं हुई। वो हमेशा होटल के बंद कमरों में मिले। सर, सोलंकी जानता है कि उसकी एक एक हरकत का हमें पता चल जाता है, इसलिए इस बार हमें मात देने के लिए उसने पूरी सावधानी बरती। मात नहीं जिमी, मात नहीं, सिर्फ शय। मात तो उसे हम देंगे। लालवानी की जमीन सोलंकी को नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। आपने कुछ सोचा है? सोलंकी लालवानी को पेमेंट कब दे रहा है? आज शाम को, बल्कि अब तक उसका चेक लालवानी के पास पहुंच चुका होगा। मतलब लालवानी के ऑफिस से वो चेक कल डिपॉजिट होगा। जिमी, तुम आज मेरी मीटिंग लालवानी से करा सकते हो? नहीं सर, लालवानी 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है और कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट से लौटेगा। तुम्हें कैसे पता? इतने वर्षों से आपके साथ हूं सर, मैं जानता था कि आप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और लालवानी से मिलना चाहेंगे, इसलिए मैंने पहले से पता करके रखा था। देखो जिमी, किसी भी हालत में लालवानी के ऑफिस से कल वो चेक जमा नहीं होना चाहिए। सर, चेक तो जमा होगा, उसे हम रोक नहीं सकते। तो फिर वो रकम हम लालवानी के खाते में जमा नहीं होने देंगे। वो कैसे? सर, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, यू कैन गो नाउ। सुनो जी, मुश्ताक कहाँ है? मुश्ती, ओए मुश्ती। अबे कौन है बे? खुदा कसम। टोनी, मेरे यार, कब आया तू? यार कितने सालों बाद मिल रहा हूं तेरे को। माशाअल्लाह एकदम गबरू जवान लगता है। बॉडी तो तूने भी बहुत अच्छी मेंटेन की है। यार अपने धंधे में फिट रहना ही पड़ता है, वरना कोई घास भी ना डाले। और सुना, कैसा है तू? अपना क्या है यार, ना सावन सूखे ना भादो हरे। तू सुना, कब तक रहेगा? बस यार, अब तो हमेशा यहीं रहने का इरादा है। क्या मतलब? तू उस परिस्थान को छोड़कर इस कबाड़ खाने में रहने वाला है? अमा यार, अपनी बात मान तो वापस उस जन्नत में लौट जा, वरना बहुत पछताएगा। मुश्ती में यार, उस जन्नत की हरियाली के नीचे कितने जहन्नुम दफन है, सब देखा हूं मैं। अपने लिए कबाड़ खाना ही सही है। ठीक है मियाँ,
अंधे के हाथ बटेर लगी है ना, वो उसकी कदर क्या जाने। अरे कादर भाई, इसका जरा फैन बेल्ट बदल के बैटरी चेक कर लेना, गिराक आने वाला 4 बजे। और टोनी, तूने तो खुश कर दिया आज। और बोल, क्या बोलता है? एक बात बता, तेरे पास भरोसे के कितने आदमी हैं? कैसे काम के लिए? हर तरह के काम के लिए। अरे आदमियों की तो हम फौज की फौज खड़ी कर सकते हैं। मुकाबला जिससे है वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। तो हम भी तो लौटे हुए हैं, मालूम है ना तेरे को। मुझे कुछ होशियार और तगड़े आदमी चाहिए, फिलहाल 10। कोई बहुत बड़ा लफड़ा किया क्या? एक खेल शुरू करने जा रहा हूं जो हो सकता है आगे चलकर खतरनाक हो जाए। टोनी मियां, अब ये खेल हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। Are you all right? Yeah, I'm all right. Please sit down. सर, ये टेंडर साइन करना है। इसको आज ही भिजवा दो। Shut up, you bastard! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप अपने इस मैनेजर को समझा दीजिए कि अपने मालिक के बेटे के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, वरना मैं इसकी Shut up, शिवा! शराफत की हद में रह के बात करो। बोलो क्या चाहिए? मुझे 20,000 रुपए चाहिए, जिन्हें देने से आपका ये सो कॉल्ड मैनेजर इनकार कर रहा है। इसको मैंने मना किया था कि तुमको तब तक पैसे ना दिए जाएं जब तक तुम ये ना बताओ तुम्हें पैसे किस बात के लिए चाहिए। यानी कि धवन इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस को अपने ही पैसे लेने के लिए नौकरों के सामने हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब तुमसे धवन इंडस्ट्रीज का मालिक मांग रहा है, ये नहीं। और एक बात और कान खोल के सुन लो, तुम मेरी इकलौती औलाद नहीं हो, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। उससे पहले मैं उस नीम पागल का गला ना घोट दूं। तुम्हारे पे लगाम दो शिवा! मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए डैडी, मैं बड़ी खट्टी चीज हूं। ना तो मैं आपके गुस्से से पागल होने वाला हूं और ना ही अपनी जान देने वाला हूं। मैं यही रहकर आपकी छाती पर मूंग डलता रहूंगा, और अगर इस सोने की लंका पर कोई राज करेगा तो सिर्फ मैं, वरना मैं इसे जला के खाक कर दूंगा। जिमी, इसे पैसे दे दो। और सुनो, अपने किसी आदमी को कहो कि इसके पीछे रहे और पता लगाए कि पैसे कहां खर्चता है। जाओ। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। शिवा आपसे हमेशा नाराज क्यों रहता है? आपने उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आप उसकी हर जरूरत पूरी करते आए हैं। मेरी गुजरी हुई जिंदगी के कुछ हादसों का वो मुझे जिम्मेदार समझता है। कैसे हादसे सर? शमा, वो अपनी माँ की मौत और अपने भाई का पागल होना मुझे जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि मैं बिजनेस में और पैसे कमाने में इतना मसरूफ हो गया कि मैंने उसकी माँ और भाई पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। इतने सालों में ये जो मैंने बिजनेस जमाया है, कि मैं उसकी माँ और भाई के जज्बात में आकर खत्म कर देता। नॉनसेंस। वो ये नहीं समझता कि बिजनेस में जज्बात कोई मायने नहीं रखते। आप इतने परेशान मत होइएगा सर, प्लीज टेक इट इजी। शमा, उस नालायक के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दुनिया की हर चीज लाकर मैंने उसके सामने रख दी, लेकिन हाँ, उसने भी कोई कमी नहीं रखी मुझे तकलीफ देने के लिए। कभी कोई कमी नहीं रखी। लाल धवन, तुम साबित क्या करना चाहते हो? अपनी दौलत और ताकत से तुम सबको खरीद सकते हो, किसी को भी बर्बाद कर सकते हो? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम जैसे हैवान के साथ मुझे एक पल भी रहना मंजूर नहीं। अपने बनाए हुए इस नर्क के साम्राज्य पर तुम अकेले राज करो। मैं जा रही हूं, तुम्हारी जिंदगी से दूर, हमेशा के लिए जा रही हूं।
प्रेम ने खाना खाया? जी बड़े बाबा खाना खाकर सो गए। और शिवा? जी छोटे बाबा बस आते होंगे। इतनी जल्दी? ये घर की बत्तियां क्यों बुझा के रखी है? किसका मातम हो रहा है? जा जाके सारी बत्तियां जला। खाना लगा दो साहब। नहीं, सोडा बर्फ लेके आओ। जी पहले हो गए हो क्या? कहाँ सोडा बर्फ लेके आओ? दबाओ यहाँ से। पूरा बंगला रोशनी से झगमगा रहा है। आज दिवाली है क्या? बस बाहर की रोशनी से मन के अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कब आए? मैं तो डोरबेल भी नहीं सुनी। कैसे सुनोगे? शराब जो पी रहे हो? अरे कम ऑन डॉक्टर, डोंट टेल मी दैट अगेन। तुम तो जानते हो मैं रोज शराब पीता है। जब कभी थोड़ा बहुत परेशान होता हूँ तो थोड़ी सी पी लेता हूँ। इसी बात का तो मुझे डर लगता है। खुशी के मौकों पर तो तुम पीते नहीं, क्योंकि सेलिब्रेशन एंजॉयमेंट के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। और परेशानी में जब पीना शुरू कर देते हो तो अपने होश खो बैठते हो। अपने आप से इतना खिलवाड़ मत करो प्राण, कभी ये तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अपने दिल पर इतना बोझ मत डालो, अपने आप को बिजनेस टेंशन से थोड़ा अलग करो प्लीज। डॉक्टर, बिजनेस का कोई टेंशन नहीं मुझे। बिजनेस हैज बीन ऑलवेज फेवरेट स्पोर्ट टू मी। आई एंजॉय डूइंग इट। बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है। जो कभी घर के बारे में सोचता हूँ ना तो फिर शिवा ने कुछ किया? नई बात। वो लड़का तो मुझे चिता पे लिटा कर ही अपने दिल को सुकून पहुंचाएगा। अब क्या किया उसने? मुझे डर है कहीं वो सचमुच प्रेम की जान न ले। नहीं 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 प्राण, शिवा इतना बुरा नहीं है। तुम्हारे और प्रेम के लिए उसके मन में जो भी कड़वाहट है, उसके लिए उसके पास ठोस कारण है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि उसे समझने की कोशिश करो, उसे थोड़ा सॉफ्टली हैंडल। अरे कभी मेरे साथ ठीक तरह बात तो करे वो। हर समय धमकियां और ताने दिया करता है मुझे। I'm sorry doctor, I'm really sorry. Okay, take it easy. इतना गर्म क्यों होते हो? Cool down, cool down. Anyway, प्रेम कैसा है? हमेशा की तरह मेरे से सहमा सहमा रहता है। कन्हैया कह रहा था कि आजकल बाहर जाने की जिद करता है। कार में बैठकर समंदर किनारे घूमना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। It's a good sign. One second, doc. हेलो? हेलो सर। हाँ जी मैं। सर मैं परेल वाली फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। हाँ बोला। यहाँ फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के वर्कर्स में कुछ आपस में झगड़ा हो गया, कुछ मारपीट भी हुई, जिसमें कुछ बाहर के गुंडे भी आकर शामिल हो गए थे। तब से वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल की वजह? सर वर्कर्स के आपसी झगड़े में हाथापाई तो अक्सर होती रहती है, लेकिन इस लड़ाई में तो कुछ बाहर के लोग भी आकर शामिल हो गए, जिसमें कुछ वर्कर्स बुरी तरह जख्मी हो गए। अब सारे वर्कर्स उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और तब तक के लिए काम बंद। जिम्मी बात कुछ समझ नहीं आई। Something happening very strange. सर एक खास खबर भी आपको देनी है, जिसे सुनकर सारा मामला आपकी समझ में आ जाएगा। वो राम नारायण पोद्दार है ना, हमारा आदमी जो सोलंकी कंपनी में काम करता। यस सर। अभी कुछ देर पहले उसे कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा है। उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूटी और जबड़ा फट गया है सर। हमारी कंपनी में हड़ताल और पोद्दार पे हमला, दोनों घटनाओं का एक साथ होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पता लगाओ जिमी कि सोलंकी में इतनी हिम्मत कहां से आ गई।
सर, उसका बेटा टोनी अमेरिका से वापस आ गया है। सुना है उसके खून में बड़ी गर्मी है। जिमी केसरी से कहना अपने आदमी तैयार रखे। अब इससे आगे की कहानी हम उसके गरम गरम खून से लिखेंगे।